नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल श्री विद सौरभ जी पे। तो दोस्तों, जिस तरीके से हम लोग रीजनिंग के 1000 उत्कृष्ट प्रश्नों को देखते चले आ रहे हैं, आज उसी क्रम को जारी रखते हुए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। प्रश्न है हमारा, सम्मेलन में केवल अच्छे गायकों को ही निमंत्रित किया गया है, मधुर आवाज के बिना कोई भी अच्छा गायक नहीं है। ये एक स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट में दो पूर्व धारणाएं दी गई हैं। अब हमें यह देखना होगा कि क्या ये दोनों पूर्व धारणाएं सही हैं या गलत हैं, या पहला सही है या दूसरा सही है, ठीक है, या दोनों गलत है। ये चीज हमें देखना होता है। तो स्टेटमेंट के आधार पे हम धारणा को सही ठहराते हैं या गलत ठहराते हैं। देखिए, स्टेटमेंट कह रहा है सम्मेलन में केवल अच्छे गायकों को ही निमंत्रित किया गया है। तो पहली जो पूर्व धारणा है वो कह रही है कि सम्मेलन में आमंत्रित सभी गायकों की आवाज क्या है, मधुर है। तो इसका मतलब जो पहला स्टेटमेंट है वो पहला जो पूर्व धारणा है वो क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। क्यों करेक्ट होगी? कह रहा है कि केवल अच्छे गायक। अच्छा, केवल अच्छे गायक से मतलब ये है कि उनकी जो आवाज होगी वो क्या होगी, सुंदर होगी। क्योंकि जो अच्छे गायक होते हैं वो क्या, अच्छा गाते हैं, उनकी आवाज क्या होती है, बहुत ही स्वीट होती है। तो पहला वाला तो पूर्व धारणा मेरी सही होगी। अगला कह रहा है वह गायक जिनकी आवाज मधुर नहीं है को सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया गया है। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, सीधे सीधे कह रहा है कि केवल अच्छे गायकों को ही निमंत्रित किया गया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसके अलावा जिनकी आवाज सही नहीं है उनको वो अच्छा नहीं गा सकते हैं। इसका मतलब जिसकी आवाज सही नहीं वो अच्छा नहीं गा सकते हैं, तो उनको क्या आमंत्रित नहीं किया गया है। तो ये पूर्व धारणा 2 भी हमारी करेक्ट हो जाएगी। तो पूर्व धारणा 1 और पूर्व धारणा 2 दोनों मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। है कुछ राजनीतिज्ञ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सभी चिकित्सक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट दिया है। इस स्टेटमेंट के आधार पे हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं। कह रहा है कुछ राजनीतिज्ञ, ठीक है, तो राजनीतिज्ञ जो है इसका कुछ पार्ट क्या है, इसका कुछ पार्ट आपका सामाजिक कार्यकर्ता है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। अब कह रहा है सभी चिकित्सक क्या है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मतलब सामाजिक कार्यकर्ता में कौन आ जाएगा, आपका आ जाएगा चिकित्सक। तो चिकित्सक आ गया, पूरा चिकित्सक आ गया सामाजिक कार्यकर्ता में। अब निष्कर्ष इसी डायग्राम के आधार पर हम लोग देखेंगे। कह रहा है कुछ चिकित्सक राजनीतिज्ञ हैं। चिकित्सक का कुछ पार्ट क्या राजनीतिक के पास होना चाहिए। तो बिल्कुल देखो, आप डायग्राम से ही देख सकते हो चिकित्सक का कोई भी पार्ट राजनीतिक के पास नहीं है। तो ये पहला वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है कुछ सामाजिक कार्यकर्ता चिकित्सक तथा राजनीतिज्ञ दोनों हैं। मतलब सामाजिक कार्यकर्ता का कुछ पार्ट क्या है, राजनीतिज्ञ भी है और क्या है, चिकित्सक भी है। तो देखिए, सामाजिक कार्यकर्ता का सिर्फ और सिर्फ कितना पार्ट, इतना पार्ट क्या है, राजनीतिज्ञ है। पर इस पार्ट में कहीं पर भी चिकित्सक नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा, हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका आंसर निकल कर आ जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर रॉन्ग। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। प्रश्न है TSR FED समानुपात है WVU। तो देखो इसको ऐसे पढ़ सकते हो RST DEF UVW। ठीक, तो इसी क्रम में जो हो, देखो BAC, तो ABC होता तो हो जाता KLM, तो ये मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो और देख लेते हैं। PQR ये भी नहीं होगा, HFG ये भी नहीं होगा, तो KLM हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके की क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। तो देखो RST था, DEF था, UVW था, तो इसको भी हम लिख सकते हैं KLM। ठीक है, अब देखो कह रहा है अगला क्वेश्चन कि बानर क्या करता है, बड़बड़ाता है। तो ऊंट क्या करता है, ऊंट जानते हो आप क्या करता है, घुर्र घुर्र करता है। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। मिमियाहट कौन करता है, घोड़ा करता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। 6 सदस्य ABCDEF एक साथ यात्रा कर रहे हैं। B C का पुत्र है लेकिन C B की माता नहीं है। A व C विवाहित दंपत्ति हैं। ठीक है, E C का भाई है, D A की पुत्री है, F B का भाई है। परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, हमें बताना परिवार में कुल कितने मेल मेंबर्स हैं। ठीक है, तो 6 सदस्य हैं। कह रहा है B C का पुत्र है, तो C का पुत्र कौन हो जाएगा, B। ठीक है, अब कह रहा है लेकिन C जो है वो B की माता नहीं है। अगर B की माता C नहीं है तो कौन होंगे, पिता होंगे। ठीक, या तो पिता होंगे या तो माता होंगे। तो अगर माता नहीं है तो कौन होंगे, पिता होंगे। ठीक, A व C विवाहित दंपत्ति हैं। तो A व C अगर विवाहित दंपत्ति हैं,
अगर सी इसमें हस्बैंड है तो ए उनकी क्या हो जाएंगी, वाइफ हो जाएंगी। ठीक, अब कह रहा है ई सी का भाई है, ई क्या है, सी का भाई है। ठीक है, तो ई को आप भाई बना दो। नेक्स्ट कह रहा है डी ए की पुत्री है, तो ए की पुत्री कौन है, डी है, तो बी की बहन हो जाएगी। ठीक है, फिर कह रहा है एफ बी का भाई है, एफ जो है वो बी का भाई है, तो इसका मतलब डी का भी भाई होगा। ठीक, कह रहा है परिवार में कुल कितने मेल मेंबर है, तो देखिए 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर। जो हमने स्क्वायर से डिनोट किया उसको मेल किया है, जिसको ट्रायंगल से डिनोट किया वो क्या है, महिलाएं हैं। तो 4 मेल हैं हमारे, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा सबसे बाद में आने वाला शब्द ज्ञात कीजिए। तो देखिए डिक्शनरी वर्ड के अनुसार हमें इसको व्यवस्थित करना है। तो डिक्शनरी में क्या होता है, लेटर्स के हिसाब से एक सीरियल से लिखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, तो डिक्शनरी में आपका असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले छोटा लेटर आपका होता है क्या, ए के बाद बी, बी के बाद सी। तो जब वर्ड्स लिखे जाते हैं तो वर्ड्स भी आपके लिखे जाते हैं किसके आधार पे, आपके लिखे जाते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो अब देखिए कह रहा है कि लीफ, लीन, लीव, लेस। ठीक है, ये 4 वर्ड हैं, इनको डिक्शनरी में हमें जगह देनी है। तो सबसे पहले देखो क्या कॉमन है वो देख लो, एल ई, एल ई, एल ई, एल ई कॉमन है। अब इसके बाद जो भी डिसाइड होगा वो डिसाइड होगा किसके आधार पर, लेटर्स के आधार पर। तो यहाँ पे ए दिया है, यहाँ पे ए दिया है, यहाँ पे ए दिया है, यहाँ पे एस दिया है, मतलब ये तो पहला नहीं होगा। ठीक है, अब देखो अगला लेटर देखते हैं, यहाँ पे एफ दिया है, एन दिया है, वी दिया है। तो एफ, एन और वी में सबसे पहले आता है लीफ, तो पहले नंबर पर लीफ हो जाएगा। तो कह रहा है सबसे बाद में आने वाला, ठीक है ना, तो पहला नंबर लीफ हो गया। दूसरा नंबर क्या होगा, देखिए लीफ हो गया, एफ के बाद क्या आता है, आपका आता है एन, तो ये हो गया दूसरा नंबर। तीसरा नंबर आपका हो जाएगा लीव। ठीक है, लीव हो जाएगा तीसरा नंबर, और तीसरे नंबर के बाद आपका ये हो जाएगा चौथा नंबर। तो लेस आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डिक्शनरी में इन वर्ड्स को रखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। ये आपका फिगर है, कुछ नहीं करना। देखो ये आपका पहला फिगर है, पहला त्रिभुज है, ये आपका दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, और ये कौन सा हो गया, 5वां त्रिभुज। तो आंसर नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। चिड़ियाघर में हिरन और मोर हैं। ठीक, सिर को गिनने पर वे 80 हैं, उनकी टांगों की संख्या कितनी है, 200 है। मोर कितने हैं, तो एक फार्मूला आपको मैंने प्रीवियस में बताया हुआ है, 4 लेग एनिमल इक्वल्स टू क्या होता है, 4 पैरों वाले जानवर बराबर होते हैं, पैरों वाले जानवर बराबर होते हैं तो कुल टांगों की संख्या लेग अपॉन 2 माइनस हेड, ये आपका फार्मूला है। लेग देखो कुल कितने लेग हैं, लेग आपके 200 हैं, 200 बटे 2 कर दो, माइनस हेड, हेड कितने हैं, 80 हैं। ठीक, तो 200 माइनस 100 मतलब कितना हो जाएगा, देखो 100 हो जाएगा, 100 में से 80 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो कुल 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या 20 है। पूछ रहा है मोर कितने हैं, मोर के कितने पैर होते हैं, मोर के 2 पैर होते हैं। तो देखो अगर 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या 80 है, सॉरी 20 है, और टोटल आपके पास जानवरों की संख्या 80 है, तो टोटल में से अगर हम 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या घटा देंगे तो हमें 2 पैरों वाले जानवरों की संख्या मिल जाएगी। तो 80 में से 20 जाएगा, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो 60 मोर आपके क्या है, प्रेजेंट हैं चिड़ियाघर में। ठीक, ये था आपका आंसर। अगला प्रश्न है हमारा BR डैश डैश NB डैश O डैश NB। ठीक है, तो अब हम लोग इसको देखिए ऑप्शन की मदद से भी कर सकते हैं। BRW, फिर उसके बाद N, कोई शब्द नहीं बना। अगला देखते हैं BRO और WN, ये हो गया आपका ब्राउन। ठीक है, फिर यहाँ पे अब देखो क्या मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो OW तो मिल गया, फिर मिलना चाहिए क्या, BROWN, ये भी आपका क्या बन गया, ब्राउन। तो आपका आंसर हो जाएगा B। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। हमारा किसी गांव के जमींदारों में से कुछ साक्षर हैं। ठीक, निम्न में से कौन सा उनके बीच संबंध का सही तरीका है। ठीक, तो देखो कह रहा है किसी गांव में, तो कोई गांव होगा, उस गांव में कुछ जमींदार, तो ये गांव अगर हो गया हमारा, तो गांव का कुछ पार्ट मतलब गांव में कुछ व्यक्ति जो हैं जिन्हें हम लोग जमींदार बोलते हैं, वो जमींदार क्या है, साक्षर हैं। ठीक है, तो गांव में ये जमींदार हो गए। अब जमींदार कुछ जो हैं वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे क्या, साक्षर हो जाएंगे। ठीक,
तो ये हो गया पूरा पूरा गांव। ठीक है, अब गांव में क्या क्या चीज़ है देखो ध्यान से। गांव में साक्षर और जमींदार हैं। ठीक, पूरे गांव में कौन कौन रहते हैं? साक्षर लोग रहते हैं। अब उन साक्षरों में कुछ ही जमींदार क्या हैं? साक्षर है। तो डायग्राम मेरा कुछ इस तरीके से बन गया। अब संबंध पूछ रहा है आपका किसमें? साक्षर और जमींदार में। तो जो मेरा सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। तो ये हो गया साक्षर, ये हो गया जमींदार। गांव में कुछ जमींदार हैं, वो क्या हैं? साक्षर हैं। ठीक, तो सम का केस है, मैंने सिलॉग्स में बहुत अच्छे से इसको समझाया है। आंसर नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या या अक्षर को चुनिए। ठीक है, तो देखो 25 से 21 हुआ है, कितना के डिफरेंस है? 25 और 21 में 4 का डिफरेंस है। 61 से 12 हुआ है, कितने का डिफरेंस? 49 का। 44 से 31 का डिफरेंस होता है 13 का। 34 से 30 हुआ है 4 का। तो देखो सिंपल सा सीधा सीधा दिख गया आपको, ये 2 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये किसी भी चीज का स्क्वायर नहीं है, तो यही आपका क्या है? अलग है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 12वां नंबर देखिए, 6, 25, 17, 18, 38, 8, 38, 18 क्वेश्चन मार्क 89 और 16। ठीक है, तो क्या करते हैं देखो, 25 और 6 31 हो गया। 31 का 17 से कोई संबंध ही नहीं है। 25 10 होता है 35 और 35 7 42 होता है। तो यहाँ से कुछ 42 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 42 को अगर 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। ठीक है, अब 38 10 कितना होता है? 48 होता है। 48 और 8 होता है 56। 56 को अगर 8 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, देखो एक चीज़ मिल गई कि इन दोनों को ऐड करने पर इससे भाग देंगे तो हमारा जो डिविजिबल आएगा वो 7 आ रहा है। ठीक, तो इसको भी भाग दिया जाए तो देखिए 89 है और 16 है। 89 और 10 होता है 99। 99 छः कितना होता है? 99 छः होता है 105। ठीक है, अब देखो यहाँ वाली वैल्यू लानी है, तो अगर चाहे तो इसको इससे भाग दो तब भी उतना आएगा, या फिर इस वाली वैल्यू से इसको भाग दोगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। देखो जैसे 7 8 56 होता है, 7 6 42 होता है, तो यहाँ 7 आएगा ही आएगा, क्योंकि अगर लॉजिक मेरी सही है तो यहाँ 7 आना चाहिए। अब 7 से जब भाग देंगे तो 7 एकम 7 और 7 पचे 35, तो 15 7 105 होता है हमारा, तो 15 आना चाहिए आंसर। देखो आंसर भी हमारा मिल गया, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 15 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला एक सीरीज का क्वेश्चन है। 0 से 4 दिया है, 4 से 18 हुआ है, 18 से 48 हुआ है, तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, तो सिंपली हम लोग ऐड करते हैं। देखो 0 से 4 प्लस 4 ऐड हुआ है, 4 से 18 प्लस 14 ऐड हुआ है, कुछ मिल नहीं रहा। चलो आगे बढ़ते हैं। 18 से 48 हुआ है तो कितना हुआ होगा? देखो 30 ऐड हुआ है। ठीक है ना, 30 में जब आप 18 जोड़ोगे तो 48 आ जाएगा। अभी कुछ मिल नहीं रहा, चलो एक बार और देख लेते हैं। 4 से 14 मतलब प्लस 10 हुआ है। 14 से 30 कितना हुआ है? 14 6 20 और 10, तो कितना हो गया? 16 ऐड हुआ। देखो अब एक चीज़ मिल गई यहाँ पे, 10 से प्लस 6 मतलब प्लस 6 ऐड हुआ है 16, तो इसका मतलब यहाँ पर भी प्लस 6 ऐड हुआ होगा। देखते हैं, एक लॉजिक बनाते हैं, अगर सही होगा तो सही होगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो देखिए 16 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 22 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे कितना आएगा? जब आप 30 में 22 ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा कितना? आपका आ जाएगा 52। तो 52 ऐड करोगे तो 50 40 90 और 8 2 10, तो आ जाएगा आपका कितना? 100। ठीक है, चलो अब अगला देखते हैं। अगर यहाँ पर भी मेरा वही रूल फॉलो करेगा तो यहाँ पे भी 6 होगा, तो 22 6 कितना हो जाएगा? 28। ठीक है, तो 28 जब आप जोड़ोगे, जब आप 28 जोड़ोगे तो 52 और 28 कितना होता है? 5 2 7 और 8 2 10, तो 80 जब आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 180। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 100। तो लॉजिक हमारी करेक्ट है। तो कुछ लॉजिक ऐसी ही लगती है, बस हमें क्या होता है, थोड़ा धैर्य बनाए रखना होता है। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे हमें फाइंड करना है क्या आएगा। तो ये इस तरीके से भी बन सकता है, ये इस तरीके से भी बन सकता है। पहले ऐसे देखते हैं, 1 216 343 8 125 512, कुछ दिख नहीं रहा है। इस तरफ देखते हैं, 1 8 9 9 और 20 29 29 और 7 हो जाएगा आपका 36। ठीक है, तो 36 हो गया। 36 से आया है आपका 35, तो चलो ऐसे लिख लेते हैं, अभी क्या पता क्लियर हो या ना हो। 216 और 100 हो गया आपका 316, 316 और 20 आपका हो जाएगा 336, और 36 5 होता है आपका 41, तो 341 और 341 4 और 45 45 6 आपका हो जाएगा 445 और 6 405 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो 405 आ, लेकिन इसके कुछ करीब ही आ रहा है। इसका मतलब 36 से -1 हुआ तो 35 आया है, यहाँ पे 4 -1 हुआ तो 401 आया है। ठीक,
तो क्या हुआ देखो, बहुत ही अच्छे से मिल गया। अब इसको देखते हैं, तो ये भी प्लस कर लेते हैं। देखो 3 2 5, सॉरी 3 और 5 कितना हो गया 8, 4 1 5 और 3 2 5, तो हो गया 855। ठीक है, 855 ये हो गया। अब 855 हुआ है, तो इसका मतलब अब इसमें से कौन सी ऐसी वैल्यू करो कि इसके नियरेस्ट आ जाए। ठीक, तो 8 6 14, तो ये तो नहीं आएगा। 8 7 15 ये हो सकता है। ठीक है, 8 5 13 ये नहीं होगा, 8 3 तो नहीं होगा। तो सिंपल सी बात यही आंसर होगा। चलो चेक कर लेते हैं। तो 855 मेरा है, ठीक, और आपका 729, ये हम लोग ऑप्शन से ही कर रहे हैं। तो 9 5 14 1 5 2 7 1 8, 8 7 हो गया कितना 15, 1584। देखिए 1584 आ गया। ठीक है, तो 1584 से 75 लाने में क्या हुआ है जरा ये भी देख लीजिए। तो देखिए आप क्या होगा, तो कितना माइनस हुआ, 9 माइनस हुआ। ठीक है ना, जब आप 9 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, जाएगा 1575। अच्छा, ये लॉजिक कोई बन रही कि नहीं जरा देखो। ये देखो क्या है, 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। जब एक बार माइनस किया तो 1 का स्क्वायर माइनस किया, दूसरी बार जब माइनस किया तो 2 का स्क्वायर माइनस किया, तीसरी बार जब माइनस किया तो 3 का स्क्वायर माइनस किया। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा 729। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, कैलाश 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है और दक्षिण में मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर पश्चिम में मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, वह प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर पर है। ठीक है, तो देखो कैलाश क्या कर रहा है, 3 किलोमीटर पूर्व में चल रहा है। ठीक है, मैंने काफ़ी वीडियोस डाल चुकी हैं दिशा और दूरी पर, तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो कैलाश 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में जब चलेगा, फिर वहाँ से क्या हो रहा है, वहाँ से वो दक्षिण में मुड़ रहा है। तो दक्षिण देखो ये क्या है, आप पूर्व में जब जा रहे हो तो दक्षिण आपका कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा। तो दक्षिण जब जाओगे नीचे की तरफ तो कितना जाओगे, नीचे की तरफ जाओगे कितना, 4 किलोमीटर। ठीक है, अब कह रहा है वह फिर पश्चिम की तरफ, ये आपका पूर्व है, ये आपका पश्चिम है, पश्चिम की तरफ 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर जब जाओगे तो 3 किलोमीटर पहले चलोगे इसके बराबर, फिर इसके बाद 3 किलोमीटर आगे जब जाओगे तो पहुंच जाओगे अपने स्थान पर। ठीक है, तो 6 किलोमीटर चलता है। कह रहा वह प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक स्थल ये था, अब वो पहुंचने वाला इस स्थान पे है, तो ये दूरी बता दो, यही दूरी पूछ रहा है। तो ये दूरी ज्ञात करने के लिए आपको मैंने बताया है पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो ये दूरी इस दूरी के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि ये एक क्या आयत ड्रॉ कर रहा है, तो आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर होगी, ये 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर के बराबर होगा। तो अब पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योग। तो शेष दो भुजाएं होती हैं आधार का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला कहता है। कर्ण की वैल्यू हमें पता करनी है। आधार आपका दिया है कितना 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस लंब आपका दिया है 4, 4 का स्क्वायर हमें निकालना है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 हो गया 25। तो ये आ गया क्या, कर्ण का स्क्वायर। ठीक है ना, तो कर्ण बराबर क्या होगा, कर्ण बराबर हो जाएगा √25, जो कि कर्ण की वैल्यू निकल कर आ जाएगी कितनी, 5, क्योंकि √25 मतलब 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। तो 5 किलोमीटर की दूरी पर क्या है, विराजमान है अपने प्रारंभिक स्थान से। तो ये था आपका आज का सेशन। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।